Good morning to everyone. I am Bhupender, LLM second sem. Today my presentation on repeal of statute. तो रिपील ऑफ स्टैच्यूट क्या होता है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा। In general, the term repeal stands for to cancel or to revoke, but in the context of law, it means the abolish the statute. Repeal of statute means the abolition of the law, and once if any statute is abolished, then it is considered void and possesses no effect. In addition, there is no basic difference between the amendment and the repeal. Both the term amendment and repeal is used for stating a similar expression, that is the substitution or omission or addition. As per the Halsbury Law of England, the term repeal stands for revoking and abolishing an act and all its effect which cause it to cease to be part of the statute or book or body of the law. तो इंट्रोडक्शन में यही है कि जो स्टैच्यूट जिसको जो एक्ट जो है उसको जिसको रिपील कर दिया गया है, जनरली एक्ट बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर करता है, और जब कोई एक्ट लेजिस्लेचर या जुडिशरी द्वारा रिपील कर दिया जाता है तो फिर उस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, उसका कोई भी प्रोविज़न लागू नहीं होगा। जर्नल मीनिंग इसका यही है, एक बार किसी स्टैच्यूट को अगर रिपील कर दिया गया है, इट मीन्स उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और उसका कोई भी असर अब नहीं रहेगा, या उसका कोई भी जो प्रोविज़न या कोई भी सेक्शन है वो अब लागू नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जर्नल इतना ही है कि रिपील ऑफ स्टैच्यूट ये है। उसके बाद जो स्टैच्यूट है वो दो टाइप के होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और दूसरा जो होता है वो परपिचुअल होता है। अगर मैं टेम्परेरी स्टैच्यूट की मैं बात करूं तो टेम्परेरी स्टैच्यूट वो होता है जो एक स्पेसिफाइड एक्ट जो बनाया गया, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाया गया या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, और जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है, उसका इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर टाइम पीरियड को मेंशन करके बनाया गया है तो फिर जैसे ही उसका टाइम पीरियड होता है वो उस टाइम के बाद में वो रिपील हो जाता है ऑटोमेटिकली। परपिचुअल की मैं बात करूं तो परपिचुअल जो है वो परमानेंट होता है, वो जब तक नल एंड वॉइड या रिपील नहीं होगा तब जब तक उसको लेजिस्लेचर कोई एक्ट लेके या जुडिशरी उसको लेके नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करे तब तक वो उसका सेम इफेक्ट रहेगा। परपिचुअल का भी यही है, अगर जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है तो फिर उसका भी इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कंपनीज एक्ट देख लीजिए, जो कंपनीज एक्ट जो अभी एट प्रेजेंट में कंपनीज एक्ट 2013 जो है, वो जो पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956 का जो एक्ट था उस एक्ट को रिपील किया गया और 2013 में एक नया एक्ट लेके आए गए, कुछ प्रोविज़न उसमें ऐड किए गए, कुछ प्रोविज़न जो 1956 जो कंपनीज एक्ट था उसी के कुछ प्रोविज़न इसमें डाले गए, लेकिन अलग अलग उनको मेंशन अलग चैप्टर में अलग इफेक्ट के साथ उनको मेंशन वहाँ पे किया गया है। दूसरा एग्जांपल लूँ तो मैं सीआरपीसी का ले सकते हैं हम, कि सीआरपीसी जो पहले था उसको अमेंड करके हमने रिपील किया पहले वाले सीआरपीसी को और नई सीआरपीसी लेके आए 1973 में जो अभी चल रहा है। तो ये एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपीलिंग द एक्ट। किसी भी एक्ट को हमें जब हमने उसको बनाया गया है, हमने लेजिस्लेचर ने उसको बनाया है क्योंकि ज़रूरत थी उस समय, तो उसको रिपील क्यों किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है? तो उसकी ज़रूरत ये है कि जिस समय हम एक्ट लेके आए थे उस समय की जो फाइनेंशियल कंडीशन या सोशल जो कंडीशंस थी, सोशल सर्कमस्टांसिस थी, वो उस समय कल्चरल जो कंडीशंस थी उन सभी को लेके उस समय उस एक्ट की ज़रूरत थी और हम उस एक्ट को लेके आए। और आज प्रेजेंट टाइम में सोशल कंडीशंस चेंज हो गई है, कल्चरल कंडीशन चेंज हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई है, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई है, तो जब वो चीज़ें चेंज हो जाती है और वो एक्ट बार बार चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है जो आज की सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा, आपने जिसका जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा हो चुका है और वो ऑब्जेक्ट अब डिफीट हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको रिपील करना ज़रूरी हो जाता है। उसको रिपील करके नया एक्ट लेके आया जाए या उसको कम्प्लीटली रिपील किया जाए। कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिनका पर्पज़ पूरा हो चुका होता है जो आज प्रेजेंट टाइम में वर्क नहीं कर पाते, आज की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, इसलिए उनको रिपील करना ज़रूरी, यही एक रिपील का एक ऑब्जेक्ट होता है।
अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉ फॉर द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. The purpose of this act is to remove the outdated or obsolete matter from body of the law. जो outdated हो चुके हैं, जो obsolete matter है, उनको टाइम टू टाइम अमेंड करना या उनको रिपील करना जरूरी हो जाता है. आफ्टर द रिमूवल ऑफ obsolete matter, it is the court that decide whether the new provision meet its goal and has different intention or not. It is goal and has different intention or not. This act is editorial revision by abolishing the obsolete and unnecessary matter of the statute and adding new and proper information in the book of the statute. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें कि रिपील्स के कुछ लेटेस्ट में जो एक्ट हुए, जो रिपील हुए हैं, मैं उनकी बात करूं तो हम ये लगा सकते हैं कि जो फॉर्मर जो बिल्स थे उनको रिपील किया गया. तो बिल रिपील्स द 3 फार्म लॉ पास बाय द पार्लियामेंट इन सितंबर 2020. आप देख सकते हो स्लाइड में. दीज आर वन इन द फॉर्मर एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फॉर्म सर्विस एक्ट 2020. सेकेंड की मैं बात करूँ दी फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020. और मैं थर्ड की बात करूँ तो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. ये तीनों बिल थे जो लेजिस्लेचर ने बनाए और इनको फिर बाद में रिपील किया गया. तो रिपील, अब इनका कोई प्रोविज़न या कोई सेक्शन, कोई भी प्रोविज़न इनका आज के दिन नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ये कम्प्लीटली हो चुके हैं. तो ये कम्प्लीटली रिपील हो चुके हैं, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आज के दिन. उसके बाद ये एक केस है, जो केस है टी बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस आईटीसी लिमिटेड. ये जो केस है इसमें आर्गूमेंट प्लेंटिफ के द्वारा, प्लेंटिफ इसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसने टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या आर्गूमेंट रखी कि डिफेंडेंट हैज़ इन्फ्रिंज द रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जीआई टैग जिसको बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट्स हैविंग द फ्रॉड एंड मेलिस इंटेंशन एंड द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ आर बीइंग हैम्पर्ड इन दिस वे. तो दार्जिलिंग जो लॉन्च है वो एक जो डिफेंडेंट है उसने ये इसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, ये जीआई टैग ले रखा था उसने. तो डिफेंडेंट हैज़ फ्रॉडुलेंटली यूज द टैग ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन नेमिंग वन ऑफ द इट्स बिजनेस परमिट्स दार्जिलिंग लॉन्च. तो इसमें डिफेंडेंट दार्जिलिंग लॉन्च के नाम से उसने रजिस्टर्ड करा रखा था और अपना बिजनेस कैरी करता था, जबकि उनका मानना ये था कि ये यहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया है इसके नाम को मिस यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, कि किस बिजनेस बेनिफिट के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, इसमें आप डिफेंडेंट की भी देख सकते हो. तो डिफेंडेंट हैज़ disguised its customer by the suggesting that the goods which it sells at the said Darjeeling launch originated in the said geographical area. तो वही है कि वो बिज़नेस का बेनिफिट लेने के लिए कि वो दार्जिलिंग लॉन्च, उन्होंने जो दार्जिलिंग जो एरिया है आसाम में, उस एरिया का नाम इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि उनको उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, उनको बेनिफिट मिले. ठीक है. दूसरा उन्होंने रखा कि डिफेंडेंट बाय यूजिंग द रजिस्टर्ड जीआई टैग हैज़ हैम्पर्ड द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ एज द डिफेंडेंट मिसलीड इट्स कस्टमर्स बाय टेलिंग देम दैट द प्रोड्यूस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ द ओरिजिनल. इसमें यही कहा जा रहा है कि उन्होंने यूज किया, उनके नाम को यूज करके वो लोग कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दार्जिलिंग एरिया से वो लेके चीज़ें आ रहे हैं और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए. और इसमें फिर ये जजमेंट है, मैं जजमेंट शेयर कर रहा हूँ. तो ये जजमेंट, जो कोर्ट का जजमेंट आया उसमें क्या हुआ कि टी बोर्ड वाज बैड द लिमिटेशन एज द होटल लॉन्च वाज स्टार्टेड इन जनवरी 2003 में इन्होंने स्टार्ट किया, बट 2010 में ये सूट फाइल करते, बट द सूट वाज फाइल ओनली 2010 विच इज़ बियॉन्ड द लिमिटेशन प्रोवाइड अंडर द सेक्शन 26 क्लोज 4 ऑफ द जीआई एक्ट विच इज़ फॉर 5 ईयर्स. ठीक है, इसमें 5 ईयर्स का इसमें इन्होंने लिमिटेशन दे रखा है, बट ये कितने 7 साल के बाद में ये केस करते, रजिस्टर्ड करते हैं, सूट फाइल करते हैं, और ये अंडर सेक्शन 26 क्लोज 4 जीआई टैग के अंडर करते हैं. तो द कोर्ट वेंट इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस एंड जस्टिस मुंशी ऑब्जर्व दैट it is also not found that there has been any infringement under the geographical indication of the goods act because the defendant launch is not relating to the goods. Plaintiff rights conferred by the registration of the word Darjeeling is only in relation to the tea. Darjeeling is not a trademark.
It is only used to indicate geographical indication of a place of origin of the tea originating from the Darjeeling. The law relates to geographical indication is confined only to goods. The plaintiff does not own any right in the name of Darjeeling for any goods other than tea. The Geographical Indication Act can only extend to goods, and admittedly, the defendant's lounge does not fall within the category of goods. तो ये केस रहा. उसके बाद मैं एक दो केस और है मैं जिनको डिस्कस करना चाहता हूँ. तो ये स्लाइड में मैंने मेंशन कर रखा है दिल्ली म्यूनसिपैलिटी वर्सेस शिवशंकर 1971 का ये केस है. इन द इंस्टेंट केस इट वाज हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट द टेस्ट विच इज अप्लाइड इन द केस ऑफ रेपुगेंसी अंडर द आर्टिकल 254 of the Indian Constitution, while resolving the conflict arising between the law enacted by the Parliament and the law created by the state legislature. तो आर्टिकल 254 जो है वो बेसिकली यही बता रहा है, यहाँ पे यही बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जी. जो एक्ट जो लॉ है वो इनेक्टेड, जो कौन सा एक्ट जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया और जो कुछ एक्ट जो होते जो स्टेट लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. द टेस्ट डिटरमाइनिंग रेपुगेंसी शैल बी अप्लाइड इन द केस इम्प्लाइड रिपील ऑफ द स्टैट्यूट. दिस टेस्ट इंक्लूड्स, कौन सा टेस्ट इंक्लूड और इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें दी गई है. वेदर देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू स्टैट्यूट और प्रोविजन, व्हेन द लॉ टेंड्स टू ऑक्यूपाई द सेम फील्ड. एक ही फील्ड के ऊपर एक ही मैटर पे लॉ बनाए गए हैं, दोनों में डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. और तीसरा, when the legislature explicitly focus on the code of particular subject matter replacing the earlier law. जैसा कि पता है कि सेंट्रल का जो लॉ है वो हमेशा प्रीवेल करेगा और इसी केस में भी वही कहा गया. मैं अगले केस की बात करूँ तो रतनलाल अदुकिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1990 का ये केस है. और इस केस में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड रिपील इज यूजुअली बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट दैट द लेजिस्लेचर assumed the current state of the law did not intend to generate any vagueness by the retaining the conflict provision. The court, while implicating this doctrine, examines the nature and scope of to enactment by giving effect of the legislature intent. ठीक है. तीसरा केस है दामजी वर्सेज LIC है, 1966 का ये केस है. उसके बाद एक लेटेस्ट केस है, मैं कैमरे को नीचे करता हूँ. तो स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेज सुरजा कुमार ओकराम 2022 का ये केस है. और इसके फैक्ट क्या है, ये लेटेस्ट केस है. तो ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर अपील फ्रॉम द मणिपुर स्टेट अगेंस्ट ए मणिपुर हाई कोर्ट डिसीजन दैट डिसमिस द मणिपुर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी असाइनमेंट सैलरी एंड अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस 2020. तो एक ये 2012 का एक्ट था उसको 2018 में इन्होंने रिपील कर दिया. अब और इसको चैलेंज करते हैं, ये 2020 में आके 22 में आके ये चैलेंज होता है. तो ये ऑलरेडी 2018 में रिपील हो चुका है. मैं आगे पढ़ता हूँ इसको. एंड द मणिपुर पार्लियामेंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट सैलरी एंड अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजन रिपील इन 2018. ठीक है. इन 2018 मणिपुर असेंबली पास द 2018 रिपील एक्ट or the state 2020 law. It is similar to the Assam Act. The 2018 law and MLAs cannot be placed in the cabinet as parliamentary secretary of the state government with the ministerial privilege. However, in the 2018 repeal act, the state of the Manipur includes an act of the disposition that includes all decision and any rights, privilege or obligation under the 2020 act. What has been done under the 2020 law has been secured. However, some PILs had already filed in the Supreme Court in 2017 concerning in the 2012 Act. तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनका रहा. 2012 का जो एक्ट था उन्होंने 18 में उसको रिपील कर दिया और उसके खिलाफ ही सुप्रीम मणिपुर हाई कोर्ट में भी गए और असम हाई कोर्ट में गए और उसके बाद ये सुप्रीम हाई कोर्ट में भी ये आया. तो मैं अब कंक्लूजन पे आता हूँ, कंक्लूजन की बात करता हूँ. तो ये कंक्लूजन है. कंक्लूजन है रिपील ऑफ द स्टैट्यूट ये है. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द रिपील ऑफ द स्टैट्यूट means the abolition of the law, and once it is statute abolished then it is considered void and the possession no effect.
एक बार किसी स्टैच्यूट को अगर रिपील कर दिया गया फिर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। इन एडिशन देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अमेंडमेंट एंड रिपील। यहाँ पे क्या है कि बेसिक अगर मैं बात करूँ कि बेसिक डिफरेंस, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस की बात करूँ तो फिर एक माइनर सा डिफरेंस हो जाता है कि अमेंडमेंट और रिपील ऑफ स्टैच्यूट में क्या है। रिपील ऑफ स्टैच्यूट में कंप्लीटली रिपील हो जाता है, उसका अब कोई इफेक्ट, कोई भी प्रोविजन का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, वो बिल्कुल उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अमेंडमेंट में बात करूँ तो उसका अमेंडमेंट में उसको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, अमेंड करके इंसर्ट कर दी जाती है, तो उनका इफेक्ट रहता है। तो ये ही एक माइनर सा इन दोनों में डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस की बात करूँ तो बेसिक डिफरेंस नहीं दिखता, एक ये माइनर सा डिफरेंस है जो मैंने बताया। अब मैं तो ये बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड विद सच पावर, हाउएवर दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू डेलीगेट द पावर ऑफ रिपीलिंग। ठीक है। जो रिपीलिंग की जो पावर है वो डेलीगेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये इस पे है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है कि आप जो लेजिस्लेचर ही रिपील कर सकता है या स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, उस पावर को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। दोनों के पास में पावर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में भी पावर है, किसी एक्ट को रिपील कर सकता है, और ये सेंट्रल लेजिस्लेचर को भी ये पावर है। और the primary object of this act is to bring a necessary changes in the existing law for changing socio-economic and cultural condition from time to time। इसका ऑब्जेक्ट यही रहा है कि टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जब एग्जिस्टिंग लॉ है उनमें चेंज करना जरूरी हो जाता है, तो इसको हम रिपील करते हैं। पर्पज ऑफ दिस एक्ट टू रिमूव द आउटडेटेड एंड ऑब्सोलेट मैटर फ्रॉम बॉडी ऑफ लॉ। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्सोलेट मैटर, it is the court that decide whether the new provision meets its goal and has a different intention or not. This act is a editorial revision by abolishing the obsolete and unnecessary matter of the statute and adding new and proper information in the book of the statute। तो ये था रिपील ऑफ स्टैच्यूट का, कुछ केस लॉ के साथ हमने इसको डिस्कस किया। मैंने कुछ स्लाइड शेयर की है, बाकी फिर भी किसी को चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ स्लाइड के साथ में, आप देख सकते हो। तो यही रिपील ऑफ स्टैच्यूट की प्रेजेंटेशन मेरी ख़त्म होती है। थैंक यू।